जय श्री कृष्णा मित्रों, आप सुन रहे हैं डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव की लिखी कहानी कौन तुझे यूं प्यार करेगा। तो मित्रों, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी। अब आगे। लगभग आधा पौने घंटे बाद अरमान की गाड़ी आकर उस ऑफिस के बाहर रुकी जो कि अजय ने अब आगे से इनाया को सौंपने का फैसला किया था। इस ऑफिस के पीछे ही वह कंपनी थी जहां पर सारे वर्कर्स काम करते थे और जहां पर सारा काम होता था। अरमान ने गाड़ी रोकी और इनाया की तरफ देखा जो कि आराम से गहरी नींद में सो रही थी। उसे आवाज लगाने ही वाला था, फिर एकदम से रुक गया और ध्यान से उसे देखा। चेहरे पर मासूमियत बिखरी हुई थी, बालों की कुछ लंटें गालों को छू रही थी और इनाया एक गहरी नींद में सो रही थी। अरमान के होठों पर ना चाहते हुए भी उसे देख मुस्कुराहट आ गई। इस पल में उसे बड़ी ही प्यारी लगी थी ये लड़ती झगड़ती उसे तंग करती हुई लड़की। उसके हाथ उसके गाल की तरफ बढ़े और इससे पहले कि वह उसके गाल को छूता इनाया ने एकदम से आंखें खोल दी। एक बड़ी सी जम्हई लेते हुए आंखें खोल उसने सामने देखा। पहुंच गए क्या हम अरमान? इनाया ने कहा। हाँ बस पहुंच गए, मैं तुम्हें उठाने ही वाला था, अरमान बोला तो इनाया ने वहीं बैठे बैठे अपने हाथ पैर सीधे किए। बाय गॉड, इतनी अच्छी गाड़ी है कि इतनी मस्त नींद आई जितनी तो बिस्तर पर नहीं आती। वैसे तुम्हें नहीं नींद आती गाड़ी चलाते चलाते? आई मीन इतनी कंफर्टेबल सीट है कि बैठते ही सो गई मैं तो, इनाया ने अपने मस्त अंदाज में कहा। अगर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को गाड़ी में नींद आ जाएगी तो उसके साथ साथ बाकी पैसेंजर भी परमानेंट नींद में चले जाएंगे, अरमान ने कहा तो इनाया ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। क्यों एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा मिस वर्मा? अरमान बोला तो इनाया मुस्कुरा उठी और गाड़ी का दरवाजा खोल बाहर आए। बाहर आकर उसने फिर से अपने हाथ पैर सीधे किए और उसकी इस बच्चों जैसी हरकतों को देख अरमान मुस्कुरा उठा। अब इसमें हंसने वाली क्या बात है अरमान? पैर अकड़ गए हैं यार, इसलिए थोड़ा सीधा कर रही थी। चलो चलते हैं और बताओ मुझे क्या काम करना है। इनाया इस तरीके से बोली जैसे कि बहुत बड़ी एक्सपर्ट हो और बस अरमान के एक बार बोलते ही सब कर देगी। रिलैक्स इनाया, अपने एक्साइटमेंट पर ब्रेक लगाओ। आज फर्स्ट डे है तुम्हारा, इतनी जल्दी नहीं सीख पाओगी तुम, सीखते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके। 2 घंटे में यहाँ पर दूंगा, उसके बाद तुम्हें घर ड्रॉप करके मुझे मेरा ऑफिस भी देखने जाना है, अरमान ने आगे बढ़ते हुए कहा। अरे तो मुझे घर ड्रॉप करने की क्या ज़रूरत है, मैं चलूंगी ना तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस, वहाँ भी तो तुम काम ही करोगे, बस तुम्हारे पीछे पीछे घूमती रहूंगी, ऐसे ही सीख जाऊंगी मैं। पता है तुम्हें बहुत ही टैलेंटेड हूँ मैं, इनाया ने अदा के साथ कहा तो अरमान ने सर झटका और आगे आगे बढ़ने लगा। इन्हीं अपनी बकबक करती हूँ उसके पीछे चल दी। उधर आरोही और उसकी टीम लगातार खोजबीन में लगी हुई थी और जितनी चीज़ें उसके सामने आ रही थी वह हैरान करने वाली थी। आरोही ने कुछ सबूत इकट्ठे किए थे और आज रात को उसे रेड करना था। वह परेशान थी कि तभी राज देशमुख आ पहुंचा। क्यों परेशान हो? राज ने कहा। राज, तुम नहीं जानते कि इस केस में कौन इन्वॉल्व है, आरोही ने परेशानी से कहा। मैं सब जानता हूं, मेरा सौतेला भाई इन्वॉल्व है और शायद उसकी मम्मी भी, इसी कारण मैंने डायरेक्ट कंप्लेन नहीं की। कुछ भी हो पर मेरा रिश्ता है उनके साथ भी और मेरे पापा के साथ भी, इसीलिए मैं सीधे सीधे नहीं कर सकता था, राज ने कूल अंदाज में कहा। पर अब जब तुम सब जानते हो फिर भी तुम चाहते हो कि यह सब हो, आरोही ने कहा। हाँ, क्योंकि उनका रिश्ता है मेरे साथ, इसलिए यह बात सही नहीं हो जाती। वह जो कर रहे हैं वह गलत है, उन्होंने जो किया है वह गुनाह है। तुम्हें किसी से डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम बस अपनी कोशिश करो और सबको कटघरे में लाकर खड़ा करो। ये कैसे भी सॉल्व होना चाहिए और सभी गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, राज ने आरोही के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा तो आरोही ने एक नज़र उसे देखा। सॉरी वाह, राज बोला और अपना हाथ हटने लगा कि आरोही ने उसका हाथ थाम लिया। खुद को मजबूत रखना राज, क्योंकि जब सच्चाई सामने आती है तो बहुत कुछ बिगाड़ देती है। तुम समझ रहे हो ना? आरोही बोली। सच्चाई काफ़ी हद तक मैं जानता हूं और सब कुछ समझता भी हूं। तुम बस सबको सजा दिला दो तो मुझे शांति मिल जाएगी और मेरी बहन को न्याय, बाकी और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, राज बोलते बोलते भावुक हो गया। तुम चिंता मत करो, आज रात को सबको रंगे हाथों पकूंगी और उसके बाद सीधे कोर्ट में पेशी होगी, आरोही ने कहा तो राज ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और फिर चला गया। आरोही और उसकी टीम फाइनल एक्शन के लिए तैयार होने लगी। इन कुछ दिनों में उन्होंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे और उन सबूतों के हिसाब से राज के काका सौतेला भाई और उसकी मां के साथ साथ उसकी मां के भाई भी इस सब में इन्वॉल्व थे। इसी वजह से राज डायरेक्ट एक्शन नहीं ले पा रहा था और वैसे भी कोई उसकी सुन नहीं रहा था, पर आरोही के जरिए वह अपने गुनाहगारों को सजा दिला रहा था। आरोही इस केस की तह में पहुंच चुकी थी और उसे मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आज फिर से कुछ लड़कियां गायब होने वाली थी और जिनके अंग निकालने के बाद उन्हें फिर से मार दिया जाना था। इन्वेस्टिगेशन में कुछ अनाथ आश्रमों का भी नाम शामिल हुआ जहां की लड़कियां गायब हो रही थी और उनमें अनाथ आश्रम के लोग भी मिले हुए थे। ये सारी रिपोर्ट आरोही के पास थी, बस अब उसे गुनहगारों को रंगे हाथों पकड़ना था क्योंकि बाकी सबूत और गवाह काफ़ी कुछ उसके हाथ आ चुके थे।
उधर श्वेता और नानी माँ डॉक्टर के पास गई और उन्हें रिपोर्ट दिखाए। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और गहरी सांस ली। क्या उम्मीद है डॉक्टर साहब, हम माँ को बाहर लेकर जा सकते हैं, वहाँ इनका इलाज पॉसिबल है, श्वेता ने कहा। डॉक्टर ने नानी माँ को देखा और फिर श्वेता की तरफ देखा। आपसे अकेले में बात हो सकती है क्या, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर साहब घबराए मत, मैं बहुत हिम्मती हूँ और मैं जानती हूँ कि एक न एक दिन मौत आनी है। आपको जो भी कहना है मेरे सामने कहिए, क्योंकि फाइनल डिसीजन मैं ही लूँगी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, इलाज करवाना है कि नहीं करवाना है, नानी माँ ने कहा। लेकिन डॉक्टर ने कहना चाहा, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो बोलोगे कि कोई इलाज नहीं है और अब मेरे पास कुछ ही दिन बचे हैं, नानी माँ बोली। तो डॉक्टर ने गहरी सांस लेकर श्वेता को देखा। आप बताइए डॉक्टर साहब, माँ में बहुत हिम्मत है और उनसे कुछ भी नहीं छुपाया जा सकता, उनसे छुपाकर मैं इलाज भी नहीं कर सकती हूँ, श्वेता ने कहा। तो डॉक्टर ने पेपर उसके सामने रख दीजिए। देखिए मैडम, ले जाने को आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ आप ले जा सकती हैं, पर कैंसर लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका है, मेटास्टेसिस हो चुकी है, 2 से ढाई महीने का ही समय है और अब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कहीं पर भी इलाज पॉसिबल है, डॉक्टर ने नानी माँ की तरफ देखते हुए कहा। आप ठीक ठीक बताइए डॉक्टर साहब, 2-2.5 महीने तक तो जिंदा रहूंगी ना मैं, नानी माँ ने कहा। तो डॉक्टर ने गहरी सांस ली। उम्मीद तो यही है, पर इस स्टेज पर आने के बाद कैंसर की सेल बहुत ही फास्ट ग्रो करती हैं। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 महीने, तो हो सकता है ये 2 महीने से ज़्यादा भी समय ले ले और हो सकता है कि और भी कम समय में इतना ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। कहते कहते डॉक्टर रुक गए कि मेरा इस दुनिया से रवानगी का समय आ जाए, नानी माँ ने फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा। तो श्वेता की आंखों से आंसू निकल आए। नानी माँ ने उसका हाथ थाम लिया। जो आया है उसे जाना ही पड़ता है श्वेता, तूने अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर ली, पर भगवान ने शायद इतनी ही जिंदगी लिखी थी मेरे नसीब में, इसलिए परेशान मत हो और ना ही अपने मन पर कोई बोझ रख। चल अब घर चलते हैं, नानी माँ उठ खड़ी हुई। पर इलाज, श्वेता ने कहा। इलाज अगर संभव होता तो क्या तू नहीं कराती क्या, मैं जानती हूँ तू दुनिया के किसी भी कोने में मुझे ले जाती, जितना भी खर्च होता उतना करती, पर मुझे मरने नहीं देती। पर इलाज जब संभव ही नहीं है तो क्यों मुझे खुद से, परिवार से और इनाया से दूर ले जा रही है। यह आखिरी समय में इनाया के साथ, तुम सबके साथ बिताना चाहती हूँ और इस समय में मुझे इनाया और अरमान की शादी होते देखना है, इनाया का घर बसते देखना है, इसलिए मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। कोई इलाज नहीं लेना मुझे, ये डॉक्टर जो दवाएं लिख कर देंगे वह मैं खाती रहूंगी बाकी, और अब कहीं नहीं जाना है, नानी ने कहा और उठकर बाहर निकल गई। श्वेता ने डॉक्टर की तरफ देखा। वह ठीक कह रही हैं, इस समय पर पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और उसके लिए यानी कि हम पेन किलर दे देंगे, जिसने तकलीफ ना हो, भूख के लिए दवाई दे देंगे, जो इनको गैस्ट्रिक ट्रेवल्स होंगे उस सब के लिए हम मेडिसिन दे देंगे। कहना चाहिए कि जो भी कैंसर के इफेक्ट है जिनकी वजह से इनको शारीरिक तकलीफ होगी उसके लिए हम दवाएं दे सकते हैं, पर अब कैंसर स्टेज पर आकर ठीक होना पॉसिबल नहीं है, लास्ट स्टेज है। और अगर उनके मन में ऐसी कोई ख्वाहिश है तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पूरा कर दीजिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम अगर अंदाजा लगा रहे हैं तो समय 2.5 महीने का तो हो सकता है, पर में भी महीना भी ना मिले इन्हें, या हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो 4 से 6 महीने मिल जाए, डॉक्टर ने कहा। श्वेता ने उसके बाद कोई सवाल जवाब नहीं किया। नानी माँ के पेपर उठाएं और उठकर बाहर आ गई जहाँ नानी उसका इंतजार कर रही थी। उसने नानी का हाथ मजबूती से थामा और बाहर चल दी। आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि आप अरमान और इनाया का रिश्ता होते देखना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं अरमान और इनाया की शादी करवा कर रहूंगी। आप उनके घर को बसा हुआ देखेंगी माँ, बिल्कुल देखेंगी। हाँ बेटा, अब यही समझ लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। हालांकि मैं चाहती थी कि अरमान और इनाया एक दूसरे को जाने समझे और पसंद करें, पर मैं अब कोई रिस्क नहीं दे सकती। इनाया को मैंने पलकों में पर बिठा के रखा है, उसे अपनी गोद में एक नाजुक गुड़िया की तरह पाला है। अगर मेरे सामने उसका घर बस जाएगा तो तसल्ली हो जाएगी, और अगर ऐसे ही चली गई तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी, इस फिक्र में कि पता नहीं मेरी इनाया कैसी होगी, किस हाल में होगी। एक बार पूरी तरीके से उसे तुम्हें अजय और अरमान को सौंप दूं तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। तुम उसे माँ की तरह प्यार करती हो जानती हूँ मैं, पर साथ ही साथ उसके जीवन को अरमान के साथ जोड़ दूंगी तो इस बात की भी तसल्ली हो जाएगी कि एक अच्छा जीवन साथी उसके जीवन में आ गया है और अब कोई परेशानी नहीं होगी, नानी माँ ने कहा। तो श्वेता ने गर्दन हिला दी। माँ मैं आज ही अरमान से बात करूंगी, श्वेता बोली और फिर नानी माँ को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद नानी माँ आराम करने चली गई, पर श्वेता ने फ़ोन करके अजय को सारी बात बता दी और साथ ही साथ अरमान और इनाया के ऑफिस से लौटने का इंतजार करने लगी, क्योंकि अब उसके पास इतना भी समय नहीं था कि वह अरमान और इनाया को एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए दे सके, एक दूसरे को जानने और समझने का समय दे सके, और ना ही अब उसके पास कोई ऑप्शन था कि वह अरमान और इनाया को कोई चॉइस दे एक दूसरे को पसंद या नापसंद करने की। एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश थी और श्वेता उसे किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहती थी।
उधर अरमान इनाया को बारीकी से एक एक काम सिखा रहा था और इनाया बहुत ही ध्यान से सब देख रही थी और समझ रही थी। अरमान को जितना वह खड़ूस समझती थी उतना वह नहीं था, यह इनाया समझ गई थी। एरोगेंट भी नहीं था बल्कि बहुत ही अच्छे से वह इनाया को सब कुछ समझा और सिखा रहा था और इनाया मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी। लगभग 2-2.5 घंटे बाद इनाया थक गई। बस करो अवस्थी जी, बहुत थक गई हूँ। सारा क्या आज ही पढ़ा दोगे तुम? इनाया ने कहा तो अरमान मुस्कुरा उठा। कॉफ़ी पियोगी? अरमान ने कहा तो इनाया ने गर्दन हिला दी। वेट, अरमान बोला और इंटरकॉम पर कॉल करने लगा। कॉफ़ी के साथ कुछ खाने को मिलता हो तो वह भी मंगा दो प्लीज़। इतना काम करने के बाद पेट में चूहे दहाड़े मारकर रो रहे हैं। प्लीज़ अरमान, बहुत भूख लगी है। इनाया ने पेट पर हाथ फिराकर कहा। पर अभी तो ब्रेकफास्ट करके आए हो तुम। अरमान ने कहा। अभी कहाँ, ब्रेकफास्ट किए हुए 3 घंटे हो गए हैं। लंच करने में अभी 1 घंटा बकाया है, इस बीच एक हल्का फुल्का नाश्ता तो चलता है ना। तुम मत खाना यार, तुम डाइट कॉन्शियस बने रहो, पर मुझे तो चाहिए, और वैसे भी मेरी बॉडी ऐसी है, इतनी जल्दी मुझे लगता नहीं है तो मैं मोटी नहीं होंगी। फिक्र मत करो, इनी बोली। अरमान मुस्करा उठा और उसने काफ़ी के साथ साथ सैंडविच भी लाने को बोल दिया और फिर इनाया को देखा जो कि वहाँ पड़े सोफे पर आराम से पैर फैलाकर लेटी हुई थी। कितनी बिंदास है ये लड़की, कोई हेसिटेशन नहीं, कोई इस बात से फ़र्क नहीं है कि मैं भी हूँ इस कैबिन में। बिल्कुल वैसे रह रही है जैसे कि अपने घर में हो। अरमान ने खुद से कहा। वैसे जितना मैं इसे बेवकूफ़, खड़ूस और एरोगेंट समझती थी इतना तो नहीं है। कूल है अरमान अवस्थी। हाँ, शायद अपने आप को दिखाता ऐसे हैं, या हो सकता है जैसे मैं दिखा रही थी इसे कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, ठीक वैसे ही यह भी दिखा रहा हो जैसे मैं नहीं चाहती थी यह रिश्ता। इस तरीके से हो सकता है अरमान भी नहीं चाहता हो। चलो, इसके साथ समय बिताने से एक चीज़ तो क्लियर हुई कि इतना भी खराब नहीं है। यानी कि अगर शादी की बात होती है तो शादी के लिए हाँ की जा सकती है, इनाया ने कहा और एक नज़र अरमान को देख वापस से मुस्कुरा उठी। तुम क्या जागते हुए भी सपने देखती हो? अरमान ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो पूछा। क्यों, अब क्या किया मैंने? इनाया ने आंखें छोटी करके कहा। मैंने सुना है और देखा भी है कि लोग सोते सोते अच्छे मीठे सपने देखते हैं और खुद में ही मुस्कुराते हैं। पर जब से देख रहा हूं तुम अकेली बैठी जाने क्या सोच रही हो और मुस्कुराए भी जा रही हो। ना ही तो मैंने कुछ बात कही, ना ही तो किसी से कॉल पर बात कर रही हो, फिर क्या सोचकर मुस्कुरा रही हो? अरमान ने कहा। बस यूं ही, इनाया बोली कि तभी दरवाजे पर नोक हुआ और प्योन उन दोनों की कॉफ़ी और इनाया के लिए सैंडविच लेकर आ गया। लो, तुम्हारा कॉफ़ी और नाश्ता फिनिश करो, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना है। मेरा ऑफिस यहाँ से दूर है, लगभग 1-1.5 घंटे का टाइम लगेगा। लंच हम मेरे ऑफिस जाकर ही करेंगे, अरमान ने कहा तो इनाया ने सैंडविच खाना शुरू कर दी। बीच बीच में वह अरमान को भी देख रही थी जो कि बहुत ही तल्लीनता से अभी लैपटॉप में किसी काम में लगा हुआ था। उसे यूं गहराई से काम करते देख इनाया के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वैसे काफ़ी क्यूट दिखता है मेरा खड़ूस अवस्थी, बस थोड़ा गुस्सा कम करे ना तो बाय गॉड यह एकदम सही है। ज़्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा तो हस्बैंड मटेरियल है, इनाया ने खुद से ही कहा और अपनी ही बात पर सिर पर चपत लगा ली और वापस से उसे देखने लगी। उसको फिर से खुद में ही धीमे धीमे बोलते और मुस्कुराते देखा अरमान मन ही मन मुस्कुरा उठा और फिर सिर झटक कर अपने काम में लग गया। काम खत्म करके अरमान इनाया को लेकर अपने ऑफिस चला गया क्योंकि उसने घर जाने के लिए मना कर दिया था, वह भी अब जल्द से जल्द सीखना चाहती थी। अब ये काम सीखने की चाहत थी या अरमान के साथ रहने की चाहत, यह इनाया खुद भी नहीं समझ पा रही थी, पर जो भी हो वह चाहती थी कि अरमान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय रहे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखे भी। क्या मोड़ लेगी अरमान और इनाया की ज़िंदगी? क्या अरमान मानेगा श्वेता की बात और अक्षता और रूही का क्या होगा? क्या होगा उन दोनों का रिश्ता, या आएगा बीच में कोई तूफान? जानने के लिए सुनते रहिए कौन तुझे यूं प्यार करेगा, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव ने।